गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। ठीक है, मोनोकोट स्टेम एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री तने की प्राथमिक संरचना। तो देखो, इसमें हम तने की प्राथमिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि तना जो होता है उसमें कौन कौन से टिश्यू सिस्टम, कौन कौन से उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। तो देखो, 3 टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम। तो कौन कौन से होते हैं? वही तीनों हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखो, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उसको हम हिंदी में अधिचर्म उत्तक तंत्र कहते हैं, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को भरण उत्तक तंत्र, और जो तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम उसको हम संवहन उत्तक तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें मेनली क्या आता है? एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और उसके अलावा एपिडर्मिस जो होती है ना, उनमें मोनोकोट की एपिडर्मिस के ऊपर बिल्कुल थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोटी क्यूटिकल की परत प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो एपिडर्मल हेयर होते हैं, अधिचर्मीय रोम, जो कि अधिचर्म एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस से इस तरह से रोम निकलते हैं। तो ये जो रोम होते हैं ये ओनली डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। अब देखो, दूसरा आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स। तो देखो, इसका क्या मतलब है कि जब हम डाइकोट की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था आउटर कॉर्टेक्स होता है और सेंट्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, आउटर रीजन, इनर रीजन। तो आउटर वाला रीजन था उसमें हाइपोडर्मिस होती है, जनरल कॉर्टेक्स होती है और एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, और जो अंदर वाला था, सेंट्रल रीजन था कॉर्टेक्स का, उसमें पेरिसाइकिल होती है, पिथ होती है और पिथरेज होती है। इट मीन्स यहाँ पर कितने 6 एलिमेंट्स हो गए कॉर्टेक्स के। तो उस तरह से डाइकोट में क्या होता है, इन 6 को हम अलग अलग देखकर पहचान सकते हैं कि ये हाइपोडर्मल सेल्स है, ये ग्राउंड कॉर्टेक्स की सेल है, ये एंडोडर्मिस की सेल है। ठीक है, लेकिन जो मोनोकोट होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें इस तरह का अलग अलग प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता। ठीक है, मीन्स हम उसमें देख के पता नहीं लगा सकते कि ये हाइपोडर्मिस की सेल है, ये ग्राउंड कॉर्टेक्स की है, या ये एंडोडर्मिस की सेल्स है। ठीक है, तो देखो, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन कॉर्टेक्स। वेस्कुलर बंडल, संवहन जो पूल होते हैं, वेस्कुलर बंडल, वो क्या होते हैं? बिल्कुल बिखरे हुए पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, मोनोकोट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स। मोनोकोट, मैक्सिमम मोनोकोट जो होंगे उनमें हाइपोडर्मिस, केवल हाइपोडर्मिस ही प्रेजेंट होती है आउटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में 3 रीजन थे, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो जो मोनोकोट होते हैं उनमें क्या होता है, मैक्सिमम मोनोकोट्स में ओनली हाइपोडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, ग्राउंड कॉर्टेक्स भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, यहाँ पर देखो, मोनोकोट्स में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स रीजन, और इसकी जो सेल्स होती है वो स्क्लेरन काइमेटस होती है। ठीक है, मीन्स दृढ़ उत्तक की बनी हुई होती है, दृढ़ उत्तक की सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है। ठीक है, जिया मेज जो होता है मक्का, उसमें 3 to 4 लेयर होती है, लेकिन वीट में पॉलीगोनल क्लोरन काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, पॉलीगोनल का क्या मतलब है? बहुभुजीय हरित उत्तकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी हुई है? कोलेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस जो है उसमें कोलेनकाइमा जनरली एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनी हुई है? स्क्लेरन काइमेटस से बनी हुई है हाइपोडर्मिस। आगे देखो, जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसकी आउटर सेल्स होंगी वो छोटे साइज की होंगी, लेकिन जो सेंट्रल वाली, इनर वाली सेल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम तो क्या प्रेजेंट होता है? ओनली हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू, और उसके बाद में बहुत रेयर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती। स्टेम में तो एंडोडर्मिस नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, आउटर सेल्स जो होंगी वो स्मॉल साइज़ की होती है, इनर सेल जो सेंट्रल सेल होती है वो लार्ज साइज़ की होती है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल सेल होंगी लार्ज साइज़ की होंगी, उसके बाद में इन दोनों के कारण यहाँ पर मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतरकोशिकीय अवकाश यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दोनों पढ़ लिया हमने, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है
है उसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं स्कैटर्ड इन ग्राउंड कॉर्टेक्स, स्कैटर्ड इन जनरल कॉर्टेक्स या ग्राउंड कॉर्टेक्स। देखो इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे और वो किस में होंगे, जो कॉर्टेक्स होती है उसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स का आउटर रीजन है वहाँ पर वेस्कुलर बंडल छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन जो सेंट्रल वाला रीजन है वहाँ पर लार्ज साइज़ के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो कॉन्जॉइंट होंगे, क्लोज्ड होंगे, कोलेटरल होंगे और एंडार्क जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं क्लोज है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कैम्बियम जो होगी वो एब्सेंट होगी। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का आगे भी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसके बाद देखो आगे आता है वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकोट, मींस जो प्राइमरी शूट है मोनोकोट का उनमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो किस तरह से पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल जो है उनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे उनका निर्माण हुआ, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मोनोकोट जो होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, जो संवहन पूल होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड कॉर्टेक्स जो होती है उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पाम समूह जो होता है उनमें रेफिस एक्सेल्सा जो है उसमें वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्टेम में बॉटम टू टॉप प्रेजेंट होते हैं और इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं। ठीक है, मींस ये जो संवहन पूल होते हैं ये तने में आधार से शीर्ष तक इस तरह से पूरे जाते हैं, नीचे बेस में भी प्रेजेंट होंगे और ऊपर टॉप में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट होती है, मींस अपनी व्यष्टित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, विशिष्टता को बनाए रखते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, ऊपर वाले होंगे उनके अलग, नीचे वाले के अलग। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंट साइज़ के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट वर्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल मीडियम लार्ज, सबसे नीचे स्मॉल फिर मीडियम फिर लार्ज, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे उनमें गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में गैप जो होंगे ना, वेस्कुलर बंडल जो होंगे उसमें गैप आ जाता है, गैप के कारण वहाँ पर लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विभिन्न आकार के संवहन पूल जो होते हैं वो वर्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ऊर्ध्व प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, सबसे नीचे छोटे फिर बड़े इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जो संवहन पूल होते हैं उनमें अंतराल के कारण, उनमें बनने वाला अंतराल, देखो ये इस तरह से बताया था, नोड प्रेजेंट होती है, नोड के ऊपर एक लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो लीफ और नोड स्टेम इन दोनों का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो यहाँ पर मर्ज हो रहा होता है। ठीक है, अगर ये लीफ यहाँ से टूट गई तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस गैप को हम लीफ ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे वर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट बॉटम टू टॉप। ठीक है, नीचे से ऊपर तक पाए जाते हैं। उसके बाद ट्विस्ट टुवर्ड सेंटर, और ये कैसे होते हैं, धीरे धीरे सेंटर की तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, गैप का आफ्टर गैप वेस्कुलर बंडल ट्विस्ट टुवर्ड आउटसाइड, और उसके बाद में देखो धीरे धीरे केंद्र की ओर घूम जाते हैं और थोड़े समय के थोड़े अंतराल के बाद, थोड़े आफ्टर गैप या आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो वापस से बाहर की तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पतपर्ण अनुपथ जो होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद देखो लार्ज वेस्कुलर बंडल मोर ट्विस्ट टुवर्ड सेंटर एज कंपेयर टू स्मॉल वेस्कुलर बंडल, जो लार्ज वाले वेस्कुलर बंडल होंगे वो ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं, ज़्यादा घूमते हैं सेंटर की तरफ एज कंपेयर टू स्मॉल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं, इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, वो बड़े होंगे। ठीक है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो क्या करते हैं, टूवर्ड सेंटर की तरफ ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, उसके बाद देखो बड़े संवहन पुलों की अपेक्षा छोटे संवहन पुल अधिक केंद्र की तरफ जाते हैं। सेंट्रल में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो कम होते हैं, लेकिन पेरिफेरी पर वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब देखो रेफीज जो होता है उसमें इन लीफ ट्रेस मेटाजाइलम इज एब्सेंट, रेफीज के लीफ ट्रेस या पर्ण अनुपथ में जाइलम प्रेजेंट होता है। जाइलम दो तरह का होता है, एक तो प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कौन सा होगा, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जो पहले बनने वाला जाइलम होगा वो प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम
कौन सा होगा, जो बाद में बनता है, ठीक है, लेटर फॉर्म जाइलम। तो इस तरह से जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इन दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि एक्जार कंडीशन हो सकती है, एंडार कंडीशन हो सकती है और मीजार कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो देखो रेफीज का जो लीफ ट्रेस होता है उसमें मेटाजाइलम एब्सेंट होता है और ओनली प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है। प्रोटोजाइलम में केवल प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, प्रोटोजाइलम वाहिकाएं केवल पाई जाती है। अब आगे देखो ग्रैमिनी, जो ग्रैमिनी कुल के पादप होते हैं, ठीक है, पोएसी फैमिली बोलते थे इसे हम, अब इसे ग्रैमिनी बोलने लग गए, ठीक है। जो ग्रैमिनी कुल के पादप होते हैं उनमें 2 टाइप्स अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स की 2 तरह की अरेंजमेंट पाई जाती है। पहली देखो कि जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो 2 रिंग में प्रेजेंट होंगे, 2 वलय में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आउटर रिंग, आउटर रिंग में कैसे होंगे, छोटे या स्मॉल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो इनर रिंग है उसमें लार्ज वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किस में होगा, वीट और राइस, जिसमें कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनमें 2 अलग अलग रिंग बन जाएगी, ठीक है। वेस्कुलर बंडल देखो बाहर की तरफ जो आउटर रिंग होगी वहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, और ये जो अंदर वाली है जो इनर वाली रिंग है वहाँ पर लार्ज वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो बड़े साइज़ के होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो वेस्कुलर बंडल्स या तो ये 2 रिंग में प्रेजेंट होंगे या फिर ये वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट केवल किसमें, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली में पाई जाती है। अगर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है तो वो किस किस में होंगे, मेज में, शुगर कैन में, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कोलेट्रल होते हैं, कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। ये जो वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो समपार्श्विक होते हैं, ठीक है, और कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, ठीक है। दृढ़ उत्तक की बनी हुई जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती हैं उनसे घिरा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो कोलेट्रल जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, जिसमें जाइलम इस तरह से वेस्कुलर बंडल होगा, जाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, अगर इन जाइलम और बाहर की ये फ्लोएम होगा, ठीक है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये कैसे होंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल होंगे। लेकिन अगर कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम अगर यहाँ पर नहीं होगी तो वहाँ पर द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी, तो जो कैम्बियम एब्सेंट होगा इसके कारण जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो किस तरह के होंगे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होंगे, बंद संवहन पुल होते हैं, जिनके कारण यहाँ पर कैम्बियम ऐधा नहीं पाई जाती, ऐधा नहीं पाई जाएगी तो उसमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो इन मोनोकोट्स स्पेशली ग्रैमिनी फैमिली में कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ लीफ वेस्कुलर बंडल टू स्टेम। देखो कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रैमिनी फैमिली में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ लीव्स वेस्कुलर बंडल इनटू स्टेम। इसका क्या मतलब है कि जो पत्तियों के संवहन पुलों की तने में, पत्ती जो है उसके संवहन पुल जो होंगे उनकी स्थिति तने में स्थिति के कारण उनकी जटिल व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। मेज जो होता है उसमें 3 टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, मिड रिब एंड लेटरल वेन वेस्कुलर बंडल। मिड रिब एंड लेटरल वेन जो होंगे ये ओरिजिनेट एट आउटसाइड ऑफ लोअर नोड, लोअर नोड पर सबसे बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल या संवहन ऊतकों की उत्पत्ति होती है वो कौन से होते हैं, मिड रिब एंड लेटरल वेन वेस्कुलर बंडल। मध्य शिरा एवं अन्य बड़ी पार्श्व शिरा वाले वेस्कुलर बंडल ये मेनली किस में प्रेजेंट होंगे, हम स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये केवल स्टेम में प्रेजेंट होंगे मेनली, ठीक है। उसके बाद लीफ ट्रेस वेस्कुलर बंडल पर्ण अनुपत पुल, ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल वेन्स, यानी पार्श्व जो वाहिका, पार्श्व जो शिराएं होती है उनसे उत्पत्ति होती है लीफ ट्रेस वेस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। कम टू द पेरिफेरी इन स्टेम एंड जॉइंट विद पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल। ये जो लीफ ट्रेस वाले वेस्कुलर बंडल होंगे ये क्या करते हैं,
परिधि की तरफ आ जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ आ जाते हैं स्टेम में, और जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल है, परिधि की तरफ जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है स्मॉल थिन वेस्कुलर बंडल, छोटे पतले संवहन पुल। ये जो होते हैं ना, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट, देखो कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के साथ मर्ज विद कॉर्टेक्स नियर नोड। ये क्या होते हैं, कॉर्टेक्स में पहुंचकर कुछ समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद कॉर्टेक्स में खुद को विलीन कर देते हैं, मर्ज हो जाते हैं कॉर्टेक्स के साथ। कौन से वाले, स्मॉल थिन वेस्कुलर बंडल, पतले छोटे संवहन पुल, जो कि कॉर्टेक्स में जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद खुद को मर्ज कर लेते हैं। आगे देखो, उसके बाद देखो ग्रामिनी फैमिली जो होती है उसमें एट नोड हॉरिजॉन्टल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, क्षैतिज संवहन पुल पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लीफ ट्रेस को जोड़ने का काम करते हैं। देखो ऐसे नोड होती है, ठीक है, नोड के ऊपर ही लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरह से क्षैतिज संवहन पुल पाए जाएंगे, और ये संवहन पुल क्या करेंगे, इनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, लीफ ट्रेस जो होती है उनको जोड़ने का काम करते हैं। आगे देखो, वीट में भी तीनों टाइप के कौन कौन से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है मिड रिब एंड लेटरल वेन वेस्कुलर बंडल, लीफ ट्रेस वेस्कुलर बंडल और स्मॉल थिन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो किस तरह के होंगे मोनोकोट स्टेम में, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो है उसके आउटर रीजन में स्मॉल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो इनर वाला रीजन होगा, पिथ और सेंटर, इसमें क्या क्या आएगा, इनर रीजन में पिथ, पेरिसाइकिल और पिथ रेज, इन तीनों में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल में बिल्कुल जो सेंटर रीजन होता है वहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, संवहन पुल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो कॉन्जॉइंट होंगे, क्लोज्ड होंगे, समपार्श्विक और एंडार्क होते हैं। देखो कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है, बताया था, इस तरह से वेस्कुलर बंडल है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो ये कैसे होंगे, क्लोज होंगे, कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल होंगे, और उसके बाद में जो जाइलम होगा वो एंडार्क कंडीशन का होगा। ठीक है, इनके वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो कैम्बियम होगी वो एब्सेंट होगी। ठीक है, और कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल का क्या मतलब है, देखो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइलम जो होगा वो एंडार्क कंडीशन प्रेजेंट होगी, विदाउट कैम्बियम एधा अनुपस्थित होती है, इसी कारण यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो एब्सेंट होगी, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। ठीक है, जाइलम जो होंगे उनमें सेम एज डाइकोट, जाइलम जो होगा मोनोकोट का जाइलम बिल्कुल डाइकोट की जाइलम के बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम होगा उसमें क्या होता है, फ्लोरेम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा तो क्या क्या प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, चालनी नलिका और सहकोशिका ये दोनों पाई जाती है, लेकिन फ्लोएम रदुतक अनुपस्थित होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल मोर देन डाइकोट, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनका नंबर मीन्स उनका जो उनकी संख्या जो होगी वो डाइकोट के कंपेयर में मोनोकोट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीफ ट्रेस बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, पर्ण अनुपत पुल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एकोरस जो होगा उसमें प्राइमरी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ड्रेसिना और कॉर्डिलाइन, इन दोनों में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस टाइप के होंगे, एम्फी वेसल। एम्फी वेसल का क्या मतलब है कि जो जाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम जो होगा वो जाइलम को पूरी तरह से कवर करके रखता है, ढक के रखता है। ठीक है, कंप्लीट है वेस्कुलराइजेशन इन प्राइमरी डाइकोट, प्राइमरी शूट इन डाइकोट और मोनोकोट। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।